भारत ने लगाई ऐतिहासिक छलांग, जापान को पछाड़कर बना विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जी हाँ मित्रों, कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि जापान जैसे विकसित देश को भारत पछाड़ सकता है। आज यह भारत ने कारनामा कर दिखाया है और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF जो विश्व UN की संस्था है, उसके द्वारा जारी किए गए ताजा रिपोर्ट में भारत ने यह अचीवमेंट प्राप्त कर ली है मित्रों। और भारत की इस समय रैंकिंग अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 4 देशों में शामिल हो गई है। आप जानते हैं कि अमेरिका का कोई सानी नहीं है। लगभग 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ वह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरे नंबर पर 19 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ चीन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 4.7 US ट्रिलियन डॉलर के अनुसार जर्मनी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके साथ ही भारत ने भी जापान को पछाड़ दिया है और थोड़े से ही सही लेकिन 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। मित्रों, यह जो अचीवमेंट भारत ने प्राप्त की है, क्या यह एकाएक आ गई है? ऐसा नहीं है। इसके पीछे के संघर्ष को हमको जानना पड़ेगा। भारत की ग्रोथ के जो महत्वपूर्ण कारण हैं उनमें सबसे पहला तो IT सेक्टर है। IT सेक्टर आप जानते ही हैं, लोग हमारे देहाती भाषा में आम भाषा में बोलते थे कि भारत सॉफ्टवेयर में आगे है तो चीन हार्डवेयर में आगे है। तो जो सॉफ्टवेयर लोग चिल्लाते थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर में भारत ने काफी वर्क किया है। और आप जानते हैं कि IT सेक्टर की राजधानी बेंगलुरु है और देश ने उसमें काफी उन्नति की है, जिसके कारण वह भी एक कारण रहा है। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो निर्माण क्षेत्र है, भारत आज निर्माण की दृष्टि से काफी आगे बढ़ चुका है। बहुत सारी चीजें जो भारत पहले विदेशों से मंगाता था वह आज नहीं मंगाता है, अपने देश में ही मंगाता है। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा, भारत ने स्वतः जो बनाई है, अपने देश में बनाई है आकाश मिसाइल, उसकी मारक क्षमता आपने देखी है। और भी DRDO ने 70 से 75% रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन गया है। जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है भारत में, अभी अभी आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में जो ब्रह्मोस की 2nd वर्जन की मिसाइल है, उसकी यूनिट यहाँ पे लगी है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, जो विनिर्माण क्षेत्र है, जिसमें भारत ने काफी वर्क किया है, इसके कारण भी यह संभव हुआ है। इसके साथ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और भारत सरकार ने काफी इसमें सुधार किया और बहुत सारी चीजों को जो पहले प्रतिबंधित थी उसको खोल दिया। तो विश्व से भी यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत सारी कंपनियों का आया और जिससे रोजगार बढ़े, इकोनॉमी हमारी बड़ी हुई। तो थोड़ा बड़ा दिल करके भारत सरकार ने उसमें काम किया और हमारी इकोनॉमी को बड़ा करने में उससे मदद मिली। दूसरा चीज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल इंडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, आप एक छोटे से सब्जी के दुकान पर जाते हैं, आप सब्जी लेते हैं या चाय की दुकान पे जाते हैं, चाय पीते हैं या ठेले पे कोई सामग्री खरीदते हैं, तो वहां भी डिजिटल पेमेंट, डिजिटल भुगतान हो जाता है और डायरेक्ट टू बेनिफिट के माध्यम से गरीबों के यहाँ डायरेक्ट चीजें पहुंची। उसके अलावा जो भी चीज थी, जब कैशलेस स्कीम को बढ़ाया दिया गया, डिजिटल पेमेंट को बढ़ाया गया, तो सारी जो रुपया जो था इधर उधर मार्केट में जो छितरा हुआ था, जो बहुत सारे काले धन भी जो हमारे मार्केट में नहीं थे और नोटबंदी के बाद से वो भी मार्केट में आ गए, तो जो रिफॉर्म हुए, जो सुधार हुए, उसके कारण यह इकोनॉमी को ग्रोथ करने में बहुत बड़ा काम किया। और साथ में भारत में जो यंग आबादी है, हमारी जो यंग जनरेशन है, भारत एक युवा देश है और इस युवा देश के पास जो वर्क पावर है वो बहुत है मित्रों। विदेशी कंपनियों को आगे लाने के लिए और जो हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग में जो वर्कर माने काम करने के लिए लोग जो मिलते हैं वो बहुत कम दाम पे भी मिल जाते हैं, सस्ते भी हैं, जिसके कारण विश्व की तमाम कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं। अभी आपने देखा होगा ट्रंप को हड़काते हुए,
ट्रंप फड़का रहे थे कि आईफोन का निर्माण यदि आप अमेरिका में नहीं करेंगे, भारत में करेंगे और भारत से आईफोन बना के अमेरिका में लाएंगे तो हम 25% टैरिफ लगा देंगे। मेरे भाई, वो 25% टैरिफ लगा भी देते हैं, उसके बाद भी जो अमेरिका में आईफोन बनता है और भारत में बने हुए आईफोन अभी भी 4% मतलब फोर टाइम जो है उनसे सस्ता है, यानी 4 गुना है। यदि भारत में आईफोन बना के अमेरिका में 25% टैक्स के साथ भी वहां बेचा जाता है तो 1 रुपए का यहाँ जो आईफोन है वहां वो 4 रुपए का पड़ेगा, यानी टैरिफ लगाने के बावजूद आईफोन भारत में सस्ता पड़ रहा है। तो ये सारे रीजन हैं, और साथ में जो नौकरशाही और लाल फीताशाही थी और वन विंडो स्कीम भारत सरकार ने ले आया, और साथ में जो स्टेट्स हैं जहां लाल फीताशाही थी, एक टेबल पे फाइल पड़ी है और दूसरी टेबल वाला उसको दूसरे दे ही नहीं रहा है, तो वहां पे स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे, हमारे उत्तर प्रदेश उसमें आगे, योगी जी बहुत आगे हैं, यूपी है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आसाम है, जो इन प्रदेशों ने, और भी प्रदेश हैं जिन्होंने अपने यहाँ वन सिंगल विंडो जो निवेशक हैं उनके लिए लाया कि भाई एक जगह आप आइए, अपनी फाइल दीजिए और सारे जगह से क्लियर करा के आपको दे देंगे। तो जो सुविधा मिली उनको, तो इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ा है, तो इसके कारण भी भारत तेजी से बढ़ा है और इस इकोनॉमी को बढ़ाने में काम किया है। मित्रों, अब अगली बात आती है कि भारत क्यों आगे आया और जापान क्यों थोड़ा पिछड़ गया। मित्रों, ऐसा नहीं कि जापान की इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई है, 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर के करीब भारत भी है, पॉइंट में समथिंग में थोड़ा सा भारत आगे गया है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा रीजन है। जैसे जापान में एक तो बढ़ती उम्र जो वहां पे लोगों की आयु वर्ग के लोग हैं और उसमें बुजुर्ग लोगों की संख्या बढ़ती गई और भारी मात्रा में वहां पे लोग, अब जो स्किल है उनकी वर्क करने की वो थोड़ी डाउन होती जा रही है और काफी उम्र दराज लोगों की संख्या बढ़ गई है। इसके कारण से जब उम्र दराज लोगों की संख्या बढ़ेगी तो इसके कारण से श्रम बल कम होगा, तो श्रम बल कम होगा मित्रों, तो काम करने की इफिशियंसी कम होगी ना, तो जब कम होगी तो निश्चित तौर पर वो भी एक प्रभाव डालेगी। दूसरा, कोरोना काल के बाद से जापान में मंदी का एक दौर चढ़ा है, जो मांग है, जो घरेलू मांग है वहां पे वो कम हुई है, मतलब जो खरीदारी होती है जिसको हम लोग खरीदारी, जैसे हमारे हिंदुस्तान में आप देखते होंगे चारों तरफ मंदी चलती रहती है और जैसे त्योहारी सीजन आते हैं वैसे ही हमारी इकोनॉमी बूम कर जाती है, वही बढ़ जाती है। और हमारे जो त्योहार हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, वो एक तो लगातार आते हैं और दूसरे सब में अलग अलग चीजें होती हैं और मार्केट में एक बार इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, खरीदारी बढ़ जाती है, जिसके कारण से हमारी अर्थव्यवस्था बूम कर जाती है। लेकिन जापान में ये नहीं हो रहा, तो इसके कारण भी जापान में मंदी का एक कारण बना है। और भारत जिस तेजी से भारत की जीडीपी ग्रोथ कर रही है, वो जापान की जीडीपी अभी स्टेबल है, स्थिर है, नीचे भी नहीं जा रही लेकिन स्थिर है और भारत ग्रो कर रहा है। इसलिए आने वाले समय में भारत और भी ग्रो करेगा। आने वाला समय बहुत ही भारत के लिए सुंदर है, गोल्डन है, और इस कारण जापान की अर्थव्यवस्था थोड़ी पीछे रह। मित्रों, अब बात आती है कि भारत का भविष्य क्या है। क्या यही पड़ाव है? क्या यही मंजिल थी? नहीं मित्रों, ये मंजिल नहीं है, ये एक पड़ाव है। अभी भारत के पास बहुत सारा फ्यूचर है। सबसे बड़ी बात है कि भारत टॉप 3 में आ जाए। अभी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, फर्स्ट बहुत ऊपर है, 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। कहां अमेरिका है? और सेकंड भी 19 ट्रिलियन चाइना, 4.7। अब देखिए सेकंड और थर्ड में कितना बड़ा गैप है जर्मनी और चीन में। तो भारत को पहला जो अगला पड़ाव है वो है 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनाने की। जब 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर बनेगी तो भारत टॉप 3 में शामिल हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते जाना है मित्रों, मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना है हमें और डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर 1 बनना है।
और जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हमको पूरे दुनिया का हब बनना है कि यहाँ पे सामान बने और पूरी दुनिया में जाए, ये चीजें हमें। और सबसे ज्यादा इस समय देखिए आपका ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, और आपका जो इंडिया में बना हुआ जो हमारा 4.5 जनरेशन का जो तेजस फाइटर जेट है, इसकी भी डिमांड बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा अब जिस प्रकार से भारत ने चीन को सबक सिखाया, पाकिस्तान को सबक सिखाया, अमेरिकी हथियारों को सबक सिखाया, उससे जो रक्षा क्षेत्र है इसमें भी एक हब बनने की हमारे पास संभावना प्रबल है। उसके साथ ही हमारे पास जो स्टार्टअप्स हैं, वैसे भी हमारे देश के युवा जो स्टार्टअप चलाते हैं एक से एक लाजवाब हैं भाई, वो स्किल्स बहुत हैं। तो स्टार्टअप का भी हब बनने की हमारे पास पूरी संभावना है और पूरी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये विषय आता है कि जनता की भूमिका इसमें क्या है। यदि क्या कोई हमारे जो देश की जनता है, क्या इसमें 5 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बनने में हमारी कोई मदद कर सकती है? तो जी हाँ मित्रों, पूरी है। सबसे बड़ी चीज है नई स्किल्स की भूख होनी चाहिए, नया चीज सीखने की भूख होनी चाहिए। और आपने देखा होगा बैंकिंग क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र के जो बैंक्स थे उसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर नहीं था, पहले हाथ से होता था, लेकिन वहाँ पे लग गया। तो आज सारे जगह आप देखिएगा डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, उसके लिए किसी अलग से भर्ती की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे अपने जो लोग हैं उन्होंने उस चीज़ों को सीखा, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे वो अब आज तो आप देखेंगे गांव-गांव गली-गली दुकानें खुल गए हैं। आधार लेकर जाइए, उंगली लगाइए और जो है तुरंत पैसा मिल जाता है। साथ ही अपने मोबाइल से फोन पे, पेटीएम के माध्यम से लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो क्या ये भूख थी ना? तो ऐसे ही नई चीज़ें सीखने की और भूख होनी चाहिए। और उद्यमिता, मतलब हम विनिर्माण के क्षेत्र में जाएं, कुछ उद्योग धंधे लगाएं, छोटे छोटे लगाएं, वर्कशॉप टाइप के काम करें और भारी मात्रा में उसको ट्रेड करें और वो ग्लोबल लेवल पे हम जो है उसको भिजवाएं। यह भी हमारी महती भूमिका है। और सबसे बड़ी चीज़ है मित्रों, भारत देश में यह पूरा कैलिबर है कि वो आत्मनिर्भर बन सकता है और उसकी लहर चलनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण विषय। बात आती है कि क्या भारत यदि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है तो क्या सारी चुनौतियां खत्म हो गई? नहीं मित्रों, सारी चुनौतियां खत्म नहीं हुई। अभी हमारे पास चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी। बेरोजगारी का जो दर है वो बढ़ता जा रहा है। सरकार अपने स्तर से बहुत सारी नौकरियां नहीं दे सकती। इस पूरे देश के सारे लोगों को, जितने लोग बेरोजगार हैं, सबको नौकरी देने की क्षमता में सरकारें नहीं हैं। तो उद्यमिता के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है महंगाई। महंगाई पर भी हमें कंट्रोल करना होगा, उसके बढ़ते दर को रोकना होगा ताकि हमारी जनता को उसका लाभ मिल सके। ये एक महत्वपूर्ण चुनौती हमारे साथ है। एजुकेशन एंड हेल्थ में सुधार की आवश्यकता है। जिस प्रकार से डॉक्टर की कमी है, आप जानते हैं प्राइवेट सेक्टर में बहुत डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन जो सोशल क्षेत्र है, जो गवर्नमेंट का क्षेत्र है, वहाँ पे डॉक्टरों की कमी है। एजुकेशन में हमारे पास वैसे प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है जो स्किल सिखा सकें, जो उद्यमिता सिखा सकें, जो रोजगार पैदा करने की संभावना पर बल दे सकें। ये एक महत्वपूर्ण चुनौती हमारे सामने है। फिर पर कैपिटल इनकम, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। यह भी एक हमारे सामने चुनौती है। हमारे ऐसा ना हो कि हमारी अर्थव्यवस्था तो बहुत बड़ी हो जाए, लेकिन जो पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति जो आय है, लोगों की आय में कमी होगी तो अमीर लोग अमीर होते जाएंगे, गरीब लोग गरीब होते जाएंगे। इस नाते उसमें एक महत्वपूर्ण विषय है कि वो लेवल बना रहे, सब लोगों की महती भूमिका हो, सबकी क्रय शक्ति बढ़े, तो लंबे समय तक हम पूरे दुनिया में टिके रह सकते हैं। ने निश्चित तौर पर एक बहुत लंबी छलांग लगाई है, लेकिन आगे का रास्ता बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और हम सब मिलकर, भारत सरकार और हमारे यहाँ के उद्यमी, आम नागरिक, सभी लोग मिलकर के अगला लक्ष्य यह है कि सभी मिलकर के भारत को टॉप 3 की इकोनॉमी में पहुंचाएं। निश्चित तौर पर यह हमारा काम है और आप यदि इसके भागीदार बन सकते हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। यदि सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। एक प्यारा सा कमेंट दे दें। मित्रों, जय हिंद।